अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8.1 को, न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने में आते हैं। सबसे पहले डीएनए है और इसके बाद जो है वो आरएनए। तो आज हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है। तो आज के लेक्चर में हम डीएनए पे फोकस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1869 में एक साइंटिस्ट था एफ माइस्टर, जिसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करें तो हम कहेंगे द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। तो एफ मास्टर ने क्या किया था कि जो आइसोलेटेड किया न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम दी न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। एफ मास्टर ने न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया था, पस सेल्स थे, और इसके अलावा इसकी जो प्रेजेंस थी वो सेल की न्यूक्लियाई में मौजूद थी, और इसके अलावा इसकी नेचर एसिडिक थी। इसी वजह से इन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवर किया था कि पस सेल्स जो हैं इसमें दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी डीएनए क्रोमोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें आरएनए, तो आरएनए जो है ये भी न्यूक्लियाई में एग्जिस्ट करता है, और जो राइबोसोम्स वगैरह हैं उसमें ये पाया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम डीएनए का नेम देखें तो ये एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी राइबोस शुगर है और पेंटोज शुगर है। तो यहाँ पे डीऑक्सी मीन्स डैट के ऑक्सीजन का रिमूवल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है उसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, जबकि दोनों जो हैं ये पेंटोज शुगर्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम अगर एक्चुअल बात करें तो जो राइबोस शुगर है उसका फार्मूला C5H10 और O5 है, और ये जो है ये पेंटोज शुगर होती है। अगर इसकी हम रिंग की बात करें या फिर इसका रिंग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ये मौजूद है। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसमें एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास C5H10O4 जो है वो बच जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। कार्बन नंबर 1 जो है पेंटोज शुगर का, यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम कार्बन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे फास्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसके अलावा जो डीऑक्सीराइबोस जो है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें हमारे पास ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारे पास एडिनिन है, एडिनिन के बाद गवानीन, और फिर जो है वो साइटोसिन एंड देन थायामीन। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, बिल्कुल डीएनए की तरह, लेकिन इनमें एक बेस का फ़र्क होता है जो कि यूरासिल है। डीएनए में थायामीन एग्जिस्ट करती है और आरएनए में यूरासिल जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो शुगर के साथ साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं।
और अगर हम बात करें थर्ड, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम फास्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो H3PO4, ये जो है ईस्टर बनाता है और शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं इनकी भी दो टाइप्स होती हैं। जब हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेसिस की तो दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स होती हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो पायरीमिडीन्स होती हैं। अगर हम प्यूरीन्स की बात करें तो ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती हैं और इसके अलावा जो पायरीमिडीन्स होती हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। एडिनिन और गवानीन जो है उसमें प्यूरीन जो है वो डबल रिंग होंगी। और अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो है इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली डीएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और जब शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ अटैच करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास होगा कंपाउंड, उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस और जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस और एडिशन में यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जो है वो भी अटैच होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें जो ज़्यादातर प्रोसेस न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होता है, जैसे कि एडिनिन है, गवानीन और साइटोसिन वगैरह। तो शुगर मिल जाती है इनके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ और राइबोज जो है ये एडिनिन के साथ, तो ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो एडिनोसिन या फिर इसी तरह से बन जाता है। और ये हमने इस को डिस्कस किया कि किस तरह से जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो डीएनए में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे फास्फोरिक एसिड को। तो फास्फोरिक एसिड जो है इसके पास एबिलिटी होती है ईस्टर लिंकेज बनाने की, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है पेंटोज शुगर का, यानी हम कहते हैं कि ये ईस्टर लिंकेज बनाता है पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो अटैच होती है कार्बन नंबर 1 के साथ पेंटोज शुगर के, और इसके अलावा जो फास्फोरिक एसिड है वो अटैच होता है विद कार्बन 3 ऑफ पेंटोज शुगर के। इसके अलावा एटीपी जो है ये एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स है और सेल्स जो हैं वो एटीपी को यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी करेंसी को डिफरेंट पर्पस के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डीएनए जो है इसके 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट और सेकंड नंबर पे है डी गुआनोसिन मोनोफास्फेट और थर्ड नंबर पे है डी साइटिडीन मोनोफास्फेट, फोर्थ नंबर पे डी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के ज़रिए और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये जो चेन है इसको हम नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की। और इसके अलावा ये चेन जो है इसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और इनकी डिफरेंट लेंथ होती हैं न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड का। तो इसी तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे, तो उसको हम नाम देंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड का। और जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का।